हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर सीटेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और उससे पहले ये हमारे हैंडल्स हैं जिसमें आप यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं डियर लर्नर्स के चैनल के साथ। तो ये हमारे सोशल नेटवर्क हैं। फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन इसमें 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे। तो भुज किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, भुज में जो भूकंप आया था और आपको बताना है ये जो भुज है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये गुजरात राज्य में स्थित है और जो कि भुज वाला एरिया है। तो यहाँ पर 26 जनवरी 2001 को हमको भूकंप देखने को मिला, जिसमें हजारों व्यक्तियों की यहाँ पर मृत्यु भी इस भूकंप की वजह से हमको देखने को मिली। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो देखिए, पहले सारी स्टोरी दी हुई है और आपको याद रखना है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर लेना है। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है फतेह दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है। तो इन दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी बताइए। तो देखिए, 15.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमको क्या दी गई है, दूरी दी गई है। और इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 110 और ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा पूरा 1705.0 मीटर। तो ये हमारा मीटर में हो गया। और जो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं ये सभी हमारे किलोमीटर में दिए गए हैं। और यहाँ से हम थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात करें अगर इसको हमको किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है, तो ये हमारा हो जाएगा 1705 और 3 दशमलव इधर जाएंगे, यानी 1.75 किलोमीटर इज द राइट आंसर। और सही आंसर होगा सी नंबर 1.705 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली 17 दिसंबर 2021 को पहुंचती है 5:45 पर। तो देखिए, दूरी तो हमको दी गई है, लेकिन हमको यहाँ पर टाइम निकालना होगा। और टाइम हमने आपको बताया था पहले भी हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, जो 16 दिसंबर है इसमें 21:45 तो बच चुके हैं। तो उस दिन में हमारे कितने घंटे बचे हुए हैं? तो ये बचे हुए हैं हमारे यहाँ पर 2 घंटे 15 मिनट। तो ये हमारे 16 दिसंबर को बचे हुए हैं। और 17 दिसंबर में क्योंकि वो 5:45 पर पहुंचती है तो ये हम पूरे ले लेंगे 5:45। तो ये 45 और 15 हो गए 60 मिनट और 7 घंटे 7 मिनट, जिसका मतलब है लगभग 8 घंटे, यानी पूरे हमारे 8 घंटे बने। और हमको औसत चाल निकालना है और ये है हमारा घंटे में। और सभी ऑप्शन दिए गए हैं मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर हम करेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय और इसमें हम करेंगे यहाँ पर 5/18 का गुणा। तो जब इसको आप यहाँ पर हल करेंगे तो ये 18 से 3 बार और ये आपका आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो सही आंसर होगा 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि डी नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए गए हैं। इन घरों की छतें, ढालू और फर्श दीवारें लकड़ी की बनी है। तो देखिए, जहां पर बात आ जाती है ऊंचाई पर बने घरों की, तो ये हमको देखने को मिलते हैं असम में, क्योंकि असम में वर्षा और जो बाढ़ है वो हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो असम के घर हैं ये 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार यानी कि खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? तो देखिए, खजूर के वृक्ष हमको वहां पर देखने को मिलेंगे बेसिकली, जो कि या तो कोस्टल रीजन होगा, तो कोस्टल रीजन में ही हमको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बात करें कंदाहार, कराची, बर्लिन,
तो अबू धाबी में, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान भी है, तो अबू धाबी में ही हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं खजूर के वृक्ष। और अबू धाबी क्या है, तो ये यूएई की राजधानी है, यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। तो यूएई में हमको इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है, तो बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा बताइए। तो देखिए ये हमारा हो गया भोपाल, और गांधीनगर ठीक यहाँ पर पूर्व में है, तो ये हो गया गांधीनगर जो कि भोपाल के पूर्व में है। फिर है यहाँ पर बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है, तो ये हो गया आपका बेंगलुरु, और ये हो गया भोपाल। और आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा। तो बेंगलुरु के सापेक्ष यानी बेंगलुरु से हम गांधीनगर की ओर तीर डालेंगे, और ये हमारी जो दिशा होगी ये होगी उत्तर पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर, यहाँ पर उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर होगा। तो ये हो गया गांधीनगर गुजरात, और इस तरफ की जो दिशा है जिसके सापेक्ष पूछा जाए तो उसी से हम दूसरे की ओर क्या डाल देते हैं, तीर डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल या ब्रास के विषय में आपको बताना है निम्नलिखित में से, यानी सही कथन चुनना है कौन सा है। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का एक मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल की अगर हम बात करें तो ये कॉपर और जस्ता की एक मिश्र धातु है, यानी जब Cn और यहाँ पर जस्ता को जिंक को मिलाया जाता है तब ये बनता है यहाँ पर पीतल यानी कि ब्रास। और इसके अलावा जब Cu और Sn यानी कॉपर और टिन को मिलाया जाता है तो ये हमारी बनती है कांस्य धातु। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्तार पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। तो यह जिला किस राज्य का भाग है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये जो पोचमपल्ली जिले का एक गांव है मुख्तार, जहाँ पर सभी बुनकर हैं, ये बेसिकली तेलंगाना राज्य का एक भाग है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक प्रकार ऐसा भी राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यानी टेपियोका को नारियल की करी के साथ खाया जाता है, और ये राज्य है हमारा केरल। तो केरल राज्य में इस प्रकार का जो खान पान है वो हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है ईवीएस, यहाँ पर इन्वायरमेंट की ईवीएस से रिलेटेड, ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड है। दिए गए कथनों में कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। तो 4 कथन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर बताना है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। तो ये हमारा कथन गलत होगा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, ये हमारा कथन सही होगा। किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, ये भी हमारा सही कथन होगा। और स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, तो ये भी हमारा कथन सही है। यानी बी, सी और डी हमारे सही होंगे, और ए यहाँ पर गलत होगा। तो सही आंसर है बी, सी, डी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्यों? यानी आपको बताना है किस वजह से जो प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है वो शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण यहाँ पर क्यों रहती है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो देखिए बात करें अगर हम प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की, तो यहाँ पर बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने की वजह से ही जो ये प्रक्रिया है ये कैसी हो जाती है, ये यहाँ पर चुनौतीपूर्ण हो जाती है। क्योंकि सृजनात्मक एक प्रकार से पहल हमको करनी होती है, रचनात्मक पहल करनी होती है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हमारे देश में राज्यों की क्या संख्या है आपको बताना है। तो देखिए बात करें अगर हमारे देश में राज्यों की संख्या को, तो ये हैं 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरी। तो ये आपको याद रखना है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में वर्तमान में है। इनकी संख्या बदलती रहती है, तो समय समय पर आपको यहाँ पर अपडेट भी रहना है इससे। और क्वेश्चन भी पूछा गया था, हमने आपको बताया भी है, पीछे जब हमने मैप पढ़ाया था तब आपको बताया था केंद्र शासित प्रदेशों को याद करने की ट्रिक, और साथ ही साथ जो गलत क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में उसके बारे में भी बताया था। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैप का वीडियो है। फिर है चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है। देखिए जो चेराओ है ये मिजोरम का लोक नृत्य है, और इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ सत्रिया जो नृत्य है ये आपका असम का लोक नृत्य है।
अगला क्वेश्चन है, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं और ये यहाँ पर बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, यानी आपको बताना है इन टेंटों का जो डिजाइन है ये कितने वर्ष पुराना है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए 1000 वर्ष से भी पुराना, लगभग 800 वर्ष पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना, अत्यधिक, अत्याधुनिक यानी आधुनिक। तो सही आंसर होगा ए नंबर, 1000 वर्ष से भी पुराना। तो जो देखिए ये चांगपा लोग हैं ये बेसिकली लद्दाख में रहने वाली एक जनजाति है, या हम ये कह लें पाई जाने वाली जनजाति है जो कि पश्मीना शॉल बनाते हैं। और उसके अलावा जो इनके टेंट होते हैं ये लगभग, इनके जो डिजाइन है ये लगभग 1000 वर्ष से भी पुराना है। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसमें सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तो बात करें अगर हम कोस्टल रीजन की तो ये है हमारी बे ऑफ बंगाल। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फिर है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। तो केरल अरब सागर में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र अरब सागर में, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटक यहाँ पर अरब सागर में। सही आंसर होगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये हमारे बे ऑफ बंगाल में स्थित राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है, यानी किसकी सहायता से हम यहाँ पर जो ईवीएस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, कहानियाँ और आख्यान। तो देखिए जो भी कहानियाँ हैं आप देखते हैं उसको शामिल किया जाता है प्राइमरी लेवल पर ईवीएस को सिखाने के लिए, जिससे हम अपने वातावरण या पर्यावरण को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो कहानियाँ और आख्यान सबसे अधिकतम सुविधा प्रदान करते हैं ईवीएस सीखने की इस कड़ी में। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है, ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर पकड़नी होगी, और वो है ऊंचा, सूखा और समतल स्थान है, ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, वर्षा भी बहुत कम होती है। तो वर्षा कम के साथ ठंडा रेगिस्तान, और ये है हमारा लेह लद्दाख वाला एरिया जिसे हम शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर शुष्क मरुस्थल है तो वो हमारा राजस्थान है, लेकिन शीत मरुस्थल हमारा लेह और लद्दाख है। तो ये ऊंचे पर भी स्थित है, ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर जो वर्षा है वो बहुत ही कम हमको देखने को मिलती है। फिर है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकते हैं? तो देखिए हमको क्या करना है, जो भी यहाँ पर पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे तो हम ईवीएस सीख ही सकते हैं, लेकिन आपको बताना है उन पाठ्य पुस्तकों को अगर हम हटा दें, पाठ्य पुस्तकों के अलावा यहाँ पर कौन कौन से ऐसे साधन हो सकते हैं जिनकी सहायता से हम ईवीएस सीख सकते हैं। तो सबसे पहले है समाचार पत्र। तो बिल्कुल सही बात है, समाचार पत्र की सहायता से हम अच्छी तरीके से ईवीएस को सीख सकते हैं। फिर है सर्वेक्षण, तो ये तो हमारे लिए ज़रूरी ही है। फिर है ट्विटर। तो देखिए ट्विटर के माध्यम से हम ईवीएस को नहीं सीख सकते क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमको जानकारियाँ मिलती रहती हैं देश विदेश की, लेकिन ईवीएस से इसका कोई भी संबंध नहीं है। फिर है समुदाय के सदस्य। तो ये भी एक सही तरीका हो सकता है ईवीएस सीखने के लिए। तो सही आंसर होगा ABD। तो ABD हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि, यानी ईवीएस की सार्थक सीख देने के लिए किन चीज़ों का हम उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं? तो सबसे पहले है गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। तो ये हमारा यहाँ पर कथन गलत है। फिर है गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। ये हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। फिर है यहाँ पर शिक्षक द्वारा बच्चे की स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। तो ये भी कथन सही है। फिर बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। ये भी हमारा कथन सही है, यानी सार्थक सीख की श्रेणी में ही आता है। तो सही आंसर होगा BCD। तो BCD यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, यानी पर्यावरण अध्ययन का जो नेचर है वो किस प्रकार का हमको देखने को मिलता है? तो ये हमको देखने को मिलता है एकीकृत, यानी कि इंटीग्रेटेड नेचर है प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर ईवीएस का, क्योंकि इसमें आपके सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और ईवीएस को एक ही साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है और वे सबसे उपयुक्त कारण है किस चीज़ के। यानी ईवीएस अगर हमको सीखना होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, समूह में कार्य करने को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। तो ये किस में हेल्प करता है ये आपको बताना है। तो वे सहपाठी जो अधिगम को बढ़ावा देते हैं, तो ये हमारा कथन सही होगा। फिर वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, तो ये भी सही है। फिर बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए जो भी समूह कार्य होंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि हम समूह में एक ग्रुप में कार्य कर रहे हैं तो ये सहयोग को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ सामाजिक संपर्क में सुधार लाएंगे और सहपाठी अधिगम को भी बढ़ाएंगे। लेकिन ये ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र रणनीति नहीं है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारी एकमात्र प्रभावी रणनीति नहीं है, तो ये कथन गलत होगा। सही आंसर होगा ए, बी और सी। तो ए, बी, सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है किसके द्वारा। यानी एक हमने थीम बनाई कि हम आज भोजन पर बात करने वाले हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को किस प्रकार से सीखा जा सकता है। तो इसमें समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, तो ये हमारा पॉइंट सही होगा। यदि सर्वेक्षण किया जाता है तो ये भी पॉइंट सही होगा। फिर क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, तो ये भी हमारा जो पॉइंट है वो सही होगा। उसके बाद यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं तो ये उतना सही विकल्प नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आंसर है ए, बी और सी। तो ए, बी और सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक की डायरी में दर्ज जो जानकारी है उसका उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है किस लिए। तो शिक्षक अपनी डायरी में जो कुछ जानकारियां दर्ज रखता है उसका उपयोग शिक्षक किसके लिए करता है, तो वो शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए। यानी उसको पता चलता रहे उसकी क्या रणनीतियां हैं इस अधिगम से रिलेटेड और उसमें समीक्षा और संशोधन हो सके, इसलिए शिक्षक की डायरी में जो दर्ज जानकारी है वो इसीलिए यूज की जाती हैं। फिर है यहाँ पर पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। तो एक हमने यहाँ पर क्या विषय लिया, पेड़ पौधों के बारे में विषय लिया। तो देखिए थीम आधारित वर्कशीट तैयार कर दी जाती है। तो देखिए इससे उतना फ़ायदा नहीं होगा अगर हम पौधों के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। फिर क्षेत्र भ्रमण के इर्द गिर्द आयोजित किए जाएं। तो देखिए इस जगह से बीच से एक वर्ड यहाँ पर मिसिंग है और क्षेत्र भ्रमण यहाँ पर मुद्दे होगा, यानी मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है बिल्कुल सही होगा। यानी जो क्षेत्र भ्रमण है वो आयोजित किया जाए जिससे हम पेड़ पौधों के बारे में जान सकें। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आकलन में स्व आकलन क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आकलन में स्व आकलन कौन सा होगा, यानी स्वयं से ही आपको आकलन करना है। तो सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन या सीखने के रूप में आकलन, तो यही हमारा सही होगा। सीखने के रूप में आकलन या इसी जगह अगर आपको मिलता है अधिगम के रूप में आकलन, तो ये भी हमारा जो पॉइंट है पूरी तरीके से सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। यानी आपको बताना है कुछ विषय ईवीएस के डिसाइड किए गए हैं और प्राइमरी लेवल पर आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का कौन सा विषय है। तो ये है ए नंबर परिवार और दोस्त। तो ये एक थीम है या हम ये कह लें एक हमारी पाठ्यक्रम का विषय है परिवार और दोस्त। अगला क्वेश्चन है ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो कौन कौन से इसमें शामिल होंगे, साइकोमीटर कौशल विकसित करने के लिए, तो ये भी हमारा पॉइंट सही है। फिर है जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, ये भी पॉइंट सही है। फिर है करके सीखने के लिए, ये भी पॉइंट सही है। और याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए, तो ये हमारा कथन गलत होगा। सही आंसर होगा ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। यानी ईवीएस का जो मुख्य पर्पज है, उद्देश्य है, वो क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बात करें अगर हम पर्पज की, ईवीएस के पर्पज की, तो ये है विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना। तो ये भी सही पॉइंट है, ये एक पर्पज हो सकता है। फिर पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना, तो ये भी एक उद्देश्य है ईवीएस को पढ़ने और पढ़ाने का। फिर बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, ये भी सही है। फिर बच्चों को ज्ञान के लिए एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना, तो ये कथन हमारा गलत होगा। यानी सही आंसर है ए, बी और सी। तो ए, बी, सी इसका सही आंसर यहाँ पर होगा।
अगला क्वेश्चन है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? तो देखिए, राजमा चावल की जब बात आती है और छोले भटूरे तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया ही हमको देखने को मिलता है और सभी राज्य यहाँ पर दिए गए हैं लगभग नॉर्थ इंडिया से ही संबंधित। तो सही आंसर होगा यहाँ पर पंजाब। तो पंजाब का ये एक सर्वोपरि भोजन है राजमा चावल और छोले भटूरे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पंजाब। और इसके अलावा सरसों के तेल में बनी मछलियाँ कश्मीर और नारियल के तेल में बनी मछलियाँ गोवा, उसके अलावा टैपियोका केरल, जिसके बारे में हमने पढ़ा ही। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा शास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये जो हम ये कह लें कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा शास्त्र के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो सही आंसर होगा यह बाल केंद्रित है, यानी बच्चों को ही हमको पढ़ाना है। तो इसकी जो पूरी थीम है वो कैसी है, वो यहाँ पर बाल केंद्रित है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, और ये हमारी एक रिकॉर्डेड क्लास है। और आपने देखा भी होगा बहुत सारी क्लासेस हमने लाइव क्लासेस के दौरान ही कई चीज़ें हमने वहाँ पर कवर की। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मैप वाला टॉपिक आप ज़रूर पढ़ें। एक लाइव क्लास में हमने उसको अच्छी तरीके से समझाया था, जिसमें मैप को याद करने की ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेंगी और अच्छी तरीके से मैप वाले क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो डाउट है वो हमको देखने को मिल रहा था, इसलिए उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया था और लाइव में आप लोगों ने जवाब भी दिया था। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वो हमारी जो क्लास होगी वो यहाँ पर लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास में हम लोग मिलेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पर क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी प्रकार से उनको डिस्कस करेंगे और आप वहाँ पर उन क्वेश्चंस के आंसर देने का भी प्रयास करेंगे। तो बीच बीच में रिकॉर्डेड और उसके साथ ही साथ लाइव क्लासेज दोनों के माध्यम से यहाँ पर हम अच्छी तरीके से ईवीएस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।